right, Ji. Today we're gonna do the article which is named or titled Roman roads. ये जो आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, अगर हम इसको एकेडमिक वे में कहें या जीटी वे में कहें, ये दोनों सूरतों में दोनों को क्वालिफाई करते हैं। किस सेंस में? अगर आप इसकी लेंथ पे गौर करें, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्टिकल। इट्स अ 2 पेज आर्टिकल विद नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। और अगर हम इसके टोटल वर्ड्स पे जाएं तो वही 700 से 900 के अंदर ये फॉल करते हैं। आपका अगर जीटी का पेपर है तो उसका जो सेक्शन 3 है या पार्ट 3 है, इट कम्स लाइक दिस। और अगर आप एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स में तीनों पैसेज इसी लेंथ एंड ब्रेड्थ के आते हैं। ठीक हो गया? एज पर द कॉमन सिनेरियो और एज पर लाइक कॉमनली जैसे भी ये आइल्स का पेपर डिजाइन करते हैं, इसके अंदर अगर हम जाएं तो एक सेकेंड जरा। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं आर्टिकल के बाद देते हैं। ठीक है, अगर हम इन क्वेश्चंस पे गौर करें, सो द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव गॉट इज मैचिंग पैराग्राफ्स। तो अगर यहाँ पे आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो स्टेटमेंट क्लियरली सेज टू व्हिच सेक्शन कंटेन्स या मेंशंस द फॉलोइंग। ठीक है, इनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं लिखने के। इसको सिंपली वो यही कहते हैं कभी कभी कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वो ट्रू फॉल्स नहीं होते। ट्रू फॉल्स में याद रखना हमेशा ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, वो तीनों लिख के देते हैं। अगर वो यहाँ पे खाली कहते हैं ना विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, तो वो तभी मैच करवा रहा होता है। अगर वो यहाँ पे लिखे विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो तभी मैचिंग करवाता है। और अगर स्टेटमेंट ये आपके सामने जो लिखी है ऐसे आज विच सेक्शन मेंशंस द फॉलोइंग, वो तब भी ऐसे ही आपसे मैच करवाएगा। अब यहाँ पर उसने सेक्शन का वर्ड इसलिए मेंशन किया है, अगर आप आर्टिकल पे जाएं तो ये एफ जो उसने सेक्शन मार्क किया, इसके अंदर 2 पैराग्राफ्स उसने दिए हैं। अगर आप ये ई को देखें तो ई में भी 2 पैराग्राफ्स नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों मिला के एक सेक्शन बना है। तो बेसिकली वो सेक्शन का आपसे पूछ रहा है, पैराग्राफ का नहीं पूछ रहा। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर सेक्शन का वर्ड मेंशन कर दी। कभी कभी सिंगल सिंगल पैराग्राफ को उन्होंने लेबल किया होता है, इसलिए यहाँ पे वो लिखते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने क्योंकि सेक्शंस को हेड किए हुए हैं A to F, आपने जब इनको मैच करना है तो आंसर्स में सिंपली आपने अल्फाबेट्स ही मैच करने हैं, A B C D E और F। Whenever this statement comes again, this is a standard protocol of giving a special instruction। और आमतौर पे जब भी मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट वो अपेंड कर देते हैं साथ। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी लेटर एक से ज्यादा दफा यूज कर सकते हैं। कितनी दफा यूज कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी है। 2 दफा भी हो सकता है, 3 दफा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। सो आपके क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6। और ऑप्शंस कितने बनती हैं? A B C D E F। 6 ऑप्शंस हैं और 6 ही क्वेश्चंस हैं। मगर अगर वो कहते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू यूज वन लेटर मोर देन वंस, एनी लेटर मोर देन वंस, सो इट मीन्स कि फिर ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं, सिर्फ 6 नहीं। ठीक है, टिप यहाँ पे ये है कि जब भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कोई ना कोई एक लेटर जरूर रिपीट हो, अदरवाइज वो नहीं लिख के देते। ठीक है, सो वेन एवर दिस इज देयर तो मेक श्योर के रिपीट तो होगा। अब कौन सा रिपीट होगा डेफिनेटली वो तो हम जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। देन अगेन वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके कन्वेंशनल एमसीक्यूज हैं, वो भी इसी टेक्स्ट पे रिलेटेड हैं। और देन वी हैव अ डायग्राम टुडे। इसकी अक्रेंस टेस्ट में काफी कम है, मगर अगर ये आ जाए तो एटलीस्ट हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फिलअप्स की तरह ही है। और इसकी डिमांड ये देखिए, जो उन्होंने लेबल्स किए हुए हैं वो आपको उन्होंने लाइंस ऑलरेडी दी हैं, तो जो ब्लैंक्स उसको आपने फिलअप करना। वी गुड? ठीक है जी। तो जब भी इस तरह का पेपर आता है जिसमें आपके पास 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपके पास मैचिंग वाले भी आ गए हैं, सो फिर इसको अटेम्प्ट करने का एक तरीकाकार होता है। देयर इज अ स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि इसी पैसेज पे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे इसकी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। क्योंकि एज पर द एग्जाम प्रोटोकॉल एग्जामिनर से इसके आप 20 मिनट्स में इसको सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि 3 सेक्शंस या 3 पैसेजेस आते हैं 20 40 एंड 60। सो हम आज इस पे एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी लगाएंगे और क्वेश्चंस को मिक्स करके सॉल्व करें टू मेक इट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑलराइट जी। अगर आपके पास अभी आर्टिकल है और आपके 3 तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं तो क्वेश्चंस की सीक्वेंस या क्वेश्चंस की फर्दर टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके जो मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस तो सीक्वेंस में लिखे हैं,
मगर इनका आंसर कभी भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं आता, ये जिगजैग होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने सीक्वेंस पे दे दिया फिर तो उन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया। हमें नहीं पता कि 28 ए में फॉल करता है, बी में, सी में, डी में, ई में, कि एफ में, एंड सेम गोज फॉर एवरी क्वेश्चन। अब अगर इसको सॉर्ट आउट करना है तो इसका मेथड तो ये होता है कि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ें और पैराग्राफ को सीक्वेंस से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप अब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं ए से लेके एफ तक और सिर्फ 6 सवाल सॉल्व करते हैं तो ये आपका 10-12 मिनट्स कंज्यूम कर जाएगा। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू इन दिस वे, फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम बचेगा। ठीक है, तो फिर जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और एक ही आर्टिकल में 3 सेट्स अवेलेबल, इट्स बेटर कि आप कोई और टाइप पहले कर लें जिसमें कुछ चीजें क्लियर गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज आपके हमेशा सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में कोई उन्होंने चीज प्रोमिनेंट कर दी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, फिर वो और आसान हो जाता है। या कभी कभी उन्होंने एक और हिंट दिया होता है, जैसे उन्होंने लिखा सेक्शन ए। नो, इट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन ए से आपको मिल जाएगा, जिसमें एक पैराग्राफ है, दो में। आपको किसी और में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में है तो डेफिनेटली ये सेक्शन बी में चला जाएगा। या इसमें अगर कोई प्रोमिनेंट वर्ड लिखा है, जैसे एपीएन वे लिखा हुआ है, दैट्स अ प्रोमिनेंट वर्ड, तो अगर ये सेक्शन बी में नहीं भी है तो सी में होगा तो हमें सी से मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इसमें जाएं तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब इसमें ना तो उन्होंने रेफरेंस दिया, ना ही उन्होंने कोई प्रोमिनेंट कीवर्ड दिया, तो फिर हम सीक्वेंस में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर एबल टू फाइंड दिस आंसर। तो जब हम पढ़ेंगे वो इफेक्टिव रहेगा। और अगर हम 37 को देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है सेक्शन ई। तो अगर ये ए में है और ये ई में है तो ये दोनों उसके दरमियान में ही होने चाहिए। फिर पीछे बी, सी और डी बच रहे हैं, तो वी हैव अ टास्क एलोकेशन। सो इसके मुताबिक देखा जाए तो फिर ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा फिजिबल है। इसी तरह अगर हम डायग्राम पे जाएं तो डायग्राम पे उन्होंने डायग्राम का जो हेड है वो हमें दे दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन रोड। अब याद उन्होंने इसको कहीं पे हेडर दिया होगा, अगर ये हेडर नहीं दिया तो फिर इसको भी हम छोड़ेंगे। फिर आपके जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो एमसीक्यूज है। अब आप जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपने कुछ क्वेश्चंस को पैरेलल लेके चलना है। कैसे? आपने जब सेक्शन ए पढ़ा और इसको सॉर्ट आउट कर लिया तो फिर आपने साथ ही इधर आ जाना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए में फॉल करता है हम इसका यहीं पे आंसर मार्क कर देंगे। फिर क्या होगा, हमें पैराग्राफ ए या सेक्शन में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जॉब डन। और अगर उसी में उन्होंने रोमन रोड का क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है तो फिर इसका भी आंसर निकल आएगा, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है क्योंकि सारे आंसर्स एक ही पैराग्राफ में नहीं हो सकते। गुड। सो थीम समझ आ गई है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट और पेपर को कैसे मैनेज करेंगे। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज। हम एक एमसीक्यू करेंगे, साथ ही उसका क्रॉस रेफरेंस चेक करेंगे, मैचिंग के साथ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम 35 करेंगे, अगेन क्रॉस रेफरेंस चेक करेंगे मैचिंग के साथ, और ये हम वन बाय वन करके इसको करते जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे 4 पैराग्राफ पढ़े तो प्रोबेबिलिटी है कि 4 मैचिंग वाले क्वेश्चन भी साथ ही सॉल्व हो गए। और मे बी हमें डायग्राम का भी कोई रेफरेंस मिल जाए। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ओके, ठीक है। तो मैं आपको रफली 2 मिनट्स दूंगा, 2 मिनट्स या मैक्सिमम 3 मिनट्स। सेक्शन ए, इसका आंसर फाइनल करें, जब आंसर मिल जाएगा साथ ही हम इसके मैचिंग वाले को भी देख लेंगे। ठीक है जी, 2 to 3 मिनट्स है। All right जी, what is the answer of question 34? ऑप्शन बी, सी। ठीक है सर, आप बताएंगे सी क्यों है? अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दें, ठीक है। सी में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन बिल्डिंग। क्वेश्चन आपका यही कि विच एस्पेक्ट ऑफ रोमन रोड बिल्डिंग डज द राइटर मेंशन। क्या मीन्स के सेक्शन ए में जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसने रोमन रोड बिल्डिंग के किस एक पॉइंट को हाईलाइट किया। आप अगर सी को मार्क कर रहे हैं ना तो नंबर ऑफ पीपल का मतलब वहां पे यहाँ तो नाम आने चाहिए,
एक दो तीन के ये लोग इन्वॉल्व थे, या वहां पे कोई फिगर आना चाहिए कि ये इतने लोगों ने मिलके बनाया है। ऐसी कोई बात लिखी है? अगर लिखी तो उसका रेफरेंस दें। आप देखो तो इधर जो लोग बी कह रहे हैं, द मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रोड्स, इसका रेफरेंस मुझे बता सकते हैं ये वाली बात लिखी कहाँ पे? चलो लेट अस गो टू द पैराग्राफ। ओके जी, सेक्शन ए में कॉन्सिक्वेंटली से आगे, कॉन्सिक्वेंटली का वर्ड आपकी ये राइट इन द मिडल लिखा हो। ठीक है, चले मैं यहां से पढ़ता हूँ, जहां पे वर्ड आएगा आपने मुझे वहां पे स्टॉप कर देना है, मैग्निफिसेंस का और प्रैक्टिकलिटी का। Consequently, roads required bridges, tunnels, viaducts, and many other architectural and engineering features to create a series of breathtaking but highly useful monuments. हाँ जी, कहाँ भी आया मैग्निफिसेंस का वर्ड? ठीक हो गया। अगर उसको पिन पॉइंट करना चाहें तो उसने उसको ब्रेथ टेकिंग से चेंज किया। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं, मीन्स कि उसकी तारीफ में शायद आपके पास अल्फाज भी नहीं होते, वो इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन बनी होती। तो ये उन्होंने इसको टिप किया, मगर एक्चुअली बात उन्होंने यहीं से शुरू कर दी थी। ये सारा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको? ब्रिजेस को, टनल्स को, वियाडक्ट्स को, और ये सारा उसने इसको पैराफ्रेज किया। ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली उस चीजों की खूबसूरती की बात कर रही है। और उसके बिल्कुल आगे, हाईली यूजफुल मॉन्यूमेंट्स। यूजफुल का मतलब होता है जो चीज हम इस्तेमाल कर सकें, जिस चीज का फायदा हो। और हाईली यूजफुल, तो उसने इसको साथ एडवर्ब भी दिया होगा, तो उसने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया यूजफुल को। इट मीन्स कि वो इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अब अगर आप यहां से वापस जाएं तो एज पर द क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि राइटर ने द मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रोड्स की बात की। खाली रोड भी नहीं, रोड्स मीन्स के जितनी भी बनी हुई। गुड। अगर हम इस पे अब इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें कि ये क्यों नहीं है, या डी क्यों नहीं है, या ये ए क्यों नहीं है, एंड सो ऑन। ए में लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ एंड परमानेंस ऑफ द रोड। इसमें रोड की मजबूती और उसकी जो देरपा, उसकी जो एक कह लीजिए लाइफ होती है, उसके बारे में बात होनी चाहिए कि बना दिया अब इसको इस्तेमाल करते रहे। सी का मैंने ऑलरेडी बता दिया, हम इसका रेफरेंस देख लेते हैं। और डी में लिखा है द पावरफुल पीपल हु फाइनेंस द रोड्स। या तो फिर इस पूरे पैराग्राफ में राइटर को हाईलाइट करना चाहिए था कि किन लोगों ने इसको फाइनेंस किया और वो पावरफुल भी थे। रेफरेंस इन चारों का अवेलेबल है, मगर आंसर फिर भी हमने बी मार्क किया। मैं रेफरेंस पे अब आपको लेकर चलता हूँ, इसको फाइनल करते हैं कि आंसर क्यों नहीं बनता ये। अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ें, यहाँ पे लिखिए जी, द लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स built by Romans have in many cases become just as famous in history as their greatest emperors and generals. रोमन हुकूमत के बड़े फिल्में भी बनी हैं, आपने तो सुने भी हैं वाकयात भी। तो इनके जो बादशाह थे और इनके जो जनरल्स थे या जनरल थे, तो वो बहुत ज्यादा फेमस थे अपनी लाइक ताकत के या अपनी लाइक स्ट्रेटजीज के लिए माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रोड्स भी उतनी ही फेमस है जितने जनरल्स थे। अब जनरल्स एंड एम्परर्स ये पावरफुल पीपल हैं, मगर कहीं पे लिखा है कि इन्होंने पैसे दिए हैं रोड बनाने के लिए, या इन्होंने फाइनेंस किया। वो अगर आपने एज्यूम कर लिया है तो वो एजम्पशन आपकी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैच नहीं हो रहा। गुड। फेमस नहीं है लिखा हुआ है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें डी है ना, वो रूल आउट हो जाता है। कि पावरफुल पीपल का जिक्र है मगर उन्होंने पैसे दिए हैं, नॉट मेंशन्ड। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग अपॉन मोर एंशियंट रूट्स and creating a huge number of new ones, Roman engineers were fearless in their plans to join one point to another in as straight line as possible. Whatever the difficulties in geography and the costs in manpower, कॉस्ट का भी आ गया, मैन पावर का भी आ गया। अब कॉस्ट का कोई उन्होंने रिलेशनशिप नहीं बनाया। मैन पावर वर्ड का वैसे ही मतलब होता है मैस, नंबर ऑफ पीपल। इससे पहले उन्होंने इंजीनियर्स का जिक्र कर दिया है, तो कितने इंजीनियर्स थे, नो रेफरेंस। कितनी मैन पावर लगी, नो रेफरेंस।
तो जो आपको ऑप्शन सी है वो तो मैच ही नहीं होगा कि कितने लोगों ने मिलके बनाया है, कहाँ लिखा होगा, कुछ मेंशन नहीं हो, क्लियर रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। और बाकी का हमने पढ़ लिया है, तो इस पूरे पैराग्राफ में या सेक्शन में कहीं पर भी रोड की मजबूती और उसकी जो देरपा है उस पर कोई बात नहीं है। अगर आप वोकैब मैच करें तो यू कैन इजीली सी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही ऑप्शन पे देने बात डायरेक्टली, बाकी ऑप्शंस का कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया बट दे आर नॉट द आंसर। अब एमसीक्यूज करने की ट्रिक क्या है, व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज यू फॉलो द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को फोकस करके आंसर निकालना होता है, ना कि सिर्फ ऑप्शंस को मैच करना होता है। और जो ऑप्शन आंसर बनेगा वो ऑप्शन पूरा मैच होना चाहिए, पार्टली या पार्शली नहीं, उसका कोई एक वर्ड आधी लाइन नहीं, पूरा का पूरा। जैसे पावरफुल पीपल मैच हो रहे हैं, फाइनेंस वाली बात मैच नहीं हो रही है। बिल्डिंग की बात हो रही है मगर नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं है। रोड्स की बात हो रही है मगर उसकी स्ट्रेंथ और परमानेंस की बात नहीं हुई है, तो वो लोग आंसर नहीं बन सकते, या ऑप्शंस आंसर नहीं बन सकते। जी फ्रेंड्स, आर वी गुड? सब जी कंफ्यूज लग रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम चलते हैं वापस अपने मैचिंग पे। आप ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़े 28 से 33, और जो हमने अब पैराग्राफ पढ़ा है आप देखिए, इसमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस पैराग्राफ के साथ जाके मैच हो जाती है? कि अगर आपने कर लिया तो वो मुझे बताएं। एनी स्टेटमेंट मैचिंग विद पैराग्राफ ए 28 से 33 में। यस, नो, कोई भी नहीं मैच हो रही पक्का? सोच लें एक बार फिर। ठीक है, अगर तो आपने कहा है ना नो, तो आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसका रेफरेंस ए के साथ जाके मैच हो। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी समझ आ रही है? हमने सिर्फ सेक्शन 1 पढ़ा, एक आंसर मिल गया, दूसरे को हमने सिर्फ चेक कर लिया। अब हमें तसल्ली कि यार ए में ये नहीं है। पूरे सेक्शन ए में उन्होंने रोड को किस तरह बनाया उसकी कोई उन्होंने डिटेल्स दी है? कोई डिटेल दी है? इसका हालांकि इसका रेफरेंस भी नहीं है। क्रॉस सेक्शन का मतलब पता क्या होता है इस वर्ड का, क्रॉस सेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इंटरसेक्ट, सही कह रहे हैं। और जी? अच्छा, आजकल कुकिंग शोज देखते हैं? कुकिंग शोज बड़े कॉमन है आजकल, नहीं देखते? तो मैं तो वो भी देखता हूँ। अच्छा, कुकिंग शोज में जब कोई कुक कोई चीज बना लेता है, ठीक है, जैसे उन्होंने कोई जैसे केक ही बनाया, लेकिन केक एक गुड एग्जांपल। तो केक की एक आउटर लुक आ रही है, मगर वो जब उसको काटते हैं तो वो अंदर से दिखाते हैं कि देखिए हमने कैसे लेयर्स सेट किया हो। गुड। अब वो जो अंदर की चीजें कहते हैं उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एक होती है जो आपको ओवरऑल पिक्चर नजर आ रही है, क्रॉस सेक्शन मीन्स अंदर क्या है। अब आपको रोड की सरफेस तो नजर आ रही है, रोड तैयार है, मगर रोड को बनाने में क्या क्या लगा है, हमारा मटेरियल क्या क्या लगा है, इसका क्रॉस सेक्शन। ये ऐसे रोड को उन्होंने आधा काट के दिखाया हो कि सबसे नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या डाला, फिर उसके ऊपर क्या डाला, फिर उसके ऊपर क्या डाला, फाइनल सरफेस आपके रोड की, ये रोड का क्रॉस सेक्शन। तो हमने पैराग्राफ ए पूरा पढ़ लिया है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी रोड को किस मटेरियल से बनाया है मटेरियल का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि डायग्राम का रेफरेंस नहीं है वहां पे। ठीक है, ये वर्ड आपने काइंडली याद रखना है, क्रॉस सेक्शन। किसी चीज को जब हम काट के बिल्कुल उसके अंदर की चीजों को देखना चाहते हैं कि लेयर्स कैसे बनी हुई है, मैं इसको किस तरतीब में इन्होंने डिजाइन किया। और भाई जी, अब हम अपनी टेक्निक को कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35, इसमें ये तो नहीं लिखा कि सेक्शन बी, मगर इसमें हमारे पास एक बड़ा प्रोमिनेंट कीवर्ड है, एपियन वे। जल्दी से देखिए पैराग्राफ बी में कहीं पे मेंशन है ये? कैन वी सी दिस वर्ड? क्योंकि लिखा होगा तो कैपिटल में होगा, लिखा होगा। ऑलराइट, दैट्स गुड। अब जैसे ही पैराग्राफ बी में आते हैं या सेक्शन बी में आते हैं, उसकी 1 2 3 4th लाइन में लिखा हुआ है विया एपियन और एपियन वे। इट मींस आपका 35 का आंसर इस पैराग्राफ में। और भाई जी, यू गॉट 2 मिनट्स टाइम, जल्दी से आंसर मार्क करें फिर हमसे बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, व्हाट इज द आंसर फॉर नंबर 35? डी फॉर डेल्टा। और जी एनीबडी एल्स? ओके, अल्फा में और डेल्टा में कंफ्यूजन हो रही है। फिर आपने अगर इसको फाइनल करना है तो किसको करेंगे, अल्फा को कि डेल्टा को?
ठीक है, आपको हेल्प करते हैं। पहले आपने मुझे क्वेश्चन समझाना है, अगर आपने क्वेश्चन सही समझा दिया तो आंसर वहीं से निकल आएगा। मुझे ये क्वेश्चन समझा दे 35। ठीक हो गया। चलिए इसको मार्क भी कर लेते हैं। द राइटर कंपेयर्स द एपियन वे टू अ मॉडर्न हाईवे। मॉडर्न हाईवे का मतलब है जो आजकल के दौर के हाईवे हैं। ठीक है, हाईवे को समझते हैं ना आप, क्या होता है? क्या होता है हाईवे? एग्जैक्टली exactly, आपकी जो मोटरवेज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, यहाँ आपके जैसे पाकिस्तान में जीटी रोड्स वगैरह हैं, जो कि हाईवेज हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं। वेरी गुड हो गया। तो एपियन वे उनके दौर का है और मॉडर्न हाईवे आज का है। इस पैराग्राफ में राइटर ने इन दोनों को कंपेयर किया, और कंपेयर के आगे लिखा है बिकॉज। कंपेयर क्यों किया है, वो रीजन आपने बताना है। ठीक हो गया जी। अब आप मुझे बताएं ए और डी में क्या कंफ्यूजन। ठीक है, मीन्स कि आप यहाँ पे पहुंचे कि कहाँ पे गए? ठीक। ठीक है, बाद में उन्होंने सिक्स कर दी। ठीक है, अब आपकी बात को ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया है, रेफरेंस आपका हर ऑप्शन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवेलेबल होता है। हमने देखना है कि ये जो इन्होंने इसकी इनिशियल लेंथ और फिर बाद में उसकी एक्सटेंशन की बात की है, क्या इसमें उन्होंने इसको कंपेयर किया मॉडर्न के साथ? अगर किया है, मे बी दिस इज द आंसर, और अगर यहाँ पे नहीं किया फिर आंसर कहीं और होगा। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। जहां जहां पे कंपैरिजन आएगा वहां पे रुकते हैं, फिर इसको ऑप्शंस में ले जाएंगे। ओके जी। फर्स्ट लाइन says जी, the Romans did not invent roads, but as in so many other areas, they took an idea which went back as far as the Bronze Age and extended the concept, yeah, that concept, daring to squeeze from it the fullest possible potential. लंबी लाइन है, इसकी समरी ये है कि उन्होंने एक आइडिया नहीं जनरेट किया था कि रोड ऐसे बनाना है, वो खुद ब खुद ही बन गई है। ठीक है, उन्होंने कुछ छोटा सा काम किया, बाद में उसी आइडिया को रिफाइन करते गए, उसको बेहतरी करते गए, वो एक्चुअली रोड की शक्ल इख्तियार कर गई। ठीक है, और फिर उन्होंने उसको और बेहतर किया, और करते करते फिर वो फुल उसके पोटेंशियल पे आ गए। और ये काम जो है ना एक्चुअली ब्रॉन्ज एज में स्टार्ट हुआ। इन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया कि किस एरिया में या किस दौर में ये काम स्टार्ट हुआ। यहां तक तो अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी रोड्स है उसके बारे में बात की है, नई का कोई जिक्र ही नहीं किया। आगे कलर चेंज कर लेते हैं, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस ग्रेट रोमन रोड वॉज द विया एपिया और एपियन वे। हमारा कीवर्ड मैच हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 312 BCE and covering 196 kilometers, it linked Rome to ancient Capua in Italy in as straight a line as possible, and was appropriately known to the Romans as the Regina Varium or Queen of Roads. यहाँ पर फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी रोड्स की बात की है, और यहाँ पर अब उन्होंने उस पर्टिकुलर रोड की बात की है जिसका हम पढ़ रहे हैं। एक तो वो बनी कब, टाइम आ गया, इनिशियल कितने किलोमीटर उसका आ गया, और इसने किसको किसके साथ लिंक किया, सारी बात आ गई। ठीक है, अब हम ब्लू कलर ले लेते हैं। कंपैरिजन अभी भी नहीं आया, अब कंपैरिजन आने लगा। मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे। ठीक है, अब ये जो आपका है ना मच लाइक आ, ये ऑलरेडी कंपेयरिंग वर्ड है। इसका मतलब कि इसने जो पीछे बात की है उसके साथ कंपेयर करने लगे। मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे, इट बाईपास्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये कि जो इट का वर्ड है ये किसके लिए है? कौन सी हाईवेज में? ना, ये जो इट का वर्ड है ना, ये एक्चुअली उन्होंने एप्शन वे के लिए यूज किया।
कंपैरिजन बस इतना सही दी कि जैसे आजकल आपके मॉडर्न हाईवेज हैं, इसी तरह इट एपियन bypassed small towns along the way and it largely ignored geographical obstacles. मॉडर्न हाईवेज का बस ये जिक्र है, ये दैट्स इट। ये जो आगे से लाइन है ना, इट से लेके ये एपियन वे के लिए। आपने भी मोटरवे का जिक्र किया है, लेट्स टॉक अबाउट मोटरवेज। अगर आप मोटरवेज देखें तो मोटरवेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि शॉर्टेस्ट वे और स्ट्रेट रोड में इसको कनेक्ट करें। आइडिया यही है जो हम रोमन रोड्स का पढ़ रहे हैं। जब मोटरवेज बनते हैं तो वो कई ऐसी जमीनों के अंदर से गुजर जाते हैं और लोग कहते हैं जी हमारी जमीन रोड के अंदर आ गई है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट रूट बना रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो बाईपास करते हैं। रोमन्स ने भी यही किया था। ये उन्होंने लिखा है पहले, इन एज स्ट्रेट लाइन एज पॉसिबल। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये हुई कि आप जब पढ़ रहे थे तो आपने एक्चुअली इस इट को मॉडर्न के साथ कनेक्ट कर लिया, इसलिए आपको लगा कि मॉडर्न की बात है। ये सारी बात तो बेसिकली एपियन वे की हो रही है, और फिर बाद में उन्होंने इस रोड को एक्सटेंड भी किया। इसका मतलब है कि जो कंपैरिजन था वो सिर्फ इस बात पे था कि जब ये एपियन वे बन रहा था तो इन्होंने बाईपासेस बनाए स्मॉल टाउन्स के साथ साथ, या स्मॉल टाउन्स के अंदर से गुजर गए ताकि रोड सीधा रहे हमारा। तो कंपैरिजन कहाँ पे हुआ? कंपैरिजन हुआ कि उन्होंने बाईपासेस बनाए थे, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर। अब यही वाली बात हमने कल भी की थी कि जब सेंटेंस पढ़ना होता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक करना आना चाहिए आपको। अगर वो लिंक नहीं बन रहा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने 3 कलर्स यूज किए हैं, ये इसकी डेफिनेशंस, फिर पर्टिकुलर्स रोड की बात, और जो ब्लू में हमने की यहां पर आके कंपैरिजन किया। कंपैरिजन से जस्ट ये मच लाइका से किया और आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया कि किस बात पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर आप यहां से इसको ऑप्शंस पे लेके जाएं, तो जो आपका ऑप्शन ए है, इट वॉज लेंथनड ओवर टाइम, यस एपियन वे तो लेंथ में चला गया, मगर क्या मॉडर्न हाईवेज के बारे में से बात की है कि वो भी बाद में एक्सटेंड हो जाते हैं? नो इन्फॉर्मेशन। ये वाली बात सिर्फ इसके लिए करेक्ट है, मगर हमारा क्वेश्चन तो कंपैरिजन पे टिका हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन ए में जो लिखा है ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये लिखी हुई है टेक्स्ट के अंदर, मगर ये आंसर फिर भी नहीं बन सकता क्योंकि ये क्वेश्चन को क्वालिफाई नहीं कर। बी में लिखा है जी, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट, इस रोड को बनाने में कितना टाइम लगा? नो रेफरेंस, स्टार्टिंग डेट गिवन है या इसका टाइम पीरियड गिवन है। इट वॉज यूज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, किस किस ने यूज किया इसकी तो बात ही नहीं हुई है। डी में लिखा है जी, इट वॉज डिजाइंड टू अवॉइड सर्टन एरियाज, अवॉइड बाईपास, सर्टन एरियाज टाउन्स। मैच हो गया, डिजाइंड हो गया, सारी इंफॉर्मेशन मैच्ड है, आंसर इससे। तब हमने सारी चीजों को इकट्ठा डेवलप करते हैं। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कि सवाल क्या पूछा। व्हेन यू गो टू द पैराग्राफ, रीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने कंपेयरिंग वाली बात पे फोकस करना था, जहां पे कंपैरिजन आना था हमने देखना कि किस पॉइंट पे, किस फैक्ट पे उन्होंने इसको कंपेयर किया, और वो था बाईपासिंग के ऊपर। फिर आपका तीसरा स्टेप है, आपने आके सारी ऑप्शंस को पढ़ना, देखना है कि यार बाईपास वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है, जिसके साथ उसकी वोकैब मैच होनी थी, दैट ऑप्शन वाज द आंसर। हाँ जी, आर वी गुड ऑन 35? एक ना नोटिफिकेशन पहुंचते कि उसमें क्या इट वाज मेंशन ओवर टाइम, तो वापस साथ साथ उसको एक्सटेंड किया। जब लास्ट टाइम लिखा हुआ है कि वो एक ही दफा एक्सटेंड हुई है फर्स्ट की लाइन पे, फाइव की लाइन के बाद में एक ही बार एक्सटेंड हुई है, तो ऑप्शन में वापस साथ साथ लिखा। वो हम मिसिंग कह सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि रोड को कितनी एक्सटेंशन मिली है, मगर ये कब मिली है, एक ही दफा मिली है, वक्त के साथ साथ मिली है, तो लिखा ही नहीं वो। ऑप्शन में हमारे पास ओवर टाइम लिखा हुआ है। ओवर का टाइम होता है कि टाइम के साथ एक्सटेंड हुई, जैसे आप बता रहे हैं, तो वो फिर भी आंसर नहीं बन सकता क्योंकि वो मिसिंग लिंक है हमारा। गुड, तो वैसे भी इसमें कंपैरिजन नहीं था। और जी अब हमने क्योंकि सेक्शन भी पूरा पढ़ लिया है तो हमारे अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब मुझे बताएं 28 से 33 कोई बी के साथ मैच करता है? 31 स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द पीरियड इन हिस्ट्री व्हेन रोड बिल्डिंग बिगेन। इसमें फर्स्ट लाइन में एक तो उन्होंने बताया कि रोड्स बनने कब शुरू हुए। उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, वो खुद ब खुद एक आइडिया जो है रोड्स में कन्वर्ट हो गया। उसमें ब्रॉन्ज एज का जिक्र है, और जब एपियन वे की बात की तो वो पर्टिकुलर रोड है। अब क्योंकि हमारे इस 31 में
एप्टियन वे के ऊपर क्वेश्चन सेट नहीं हुआ, रोड्स के ऊपर सेट हुआ होगा। तो आपके पैराग्राफ बी का जो फर्स्ट पोर्शन है ना, जो हमने पढ़ा ब्रॉन्ज एज और रोड्स बनने शुरू हुए हैं, तो जो ब्रॉन्ज एज है वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड, और वहां पे उन्होंने बताया कि रोड्स एक्चुअली तब बनने शुरू हुए थे। सी वाली बात आपकी परफेक्टली मैच हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस पेपर, हम क्योंकि टाइम सेविंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अब एक सवाल इधर से सॉल्व किया, साथ ही हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। अब इस पूरे पैराग्राफ में कहीं पर उन्होंने ये बताया कि रोड का मटेरियल क्या यूज किया, इसका कि डायग्राम का आंसर यहाँ पे भी नहीं है। अब हमें पूरे पेपर में पार्ट बी नहीं पढ़ना पड़ेगा ना पार्ट ए पढ़ना पड़ेगा, जॉब इज डन। गुड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर ना। एज पर क्वेश्चन नंबर 36, इसमें हमारे पास कोई प्रोमिनेंट कीवर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द राइटर लिखा है द पर्पस ऑफ ट्रायम्फ आर्चेस वाज टू। अगर हम टेक्निक को फॉलो करें तो सिक्वेंशियल में ये सी में होना चाहिए। आप देखें अगर आपको सी में मिल रहा है तो गुड, अगर सी में नहीं है तो फॉरन डी में चला जाना है, क्योंकि ये आंसर हमारे पास ई में है। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम। इसका आंसर देखें, सी में है तो सी से निकालें, नहीं तो डी में है। और इसके साथ आपने मैचिंग पैराग्राफ भी करना है। आपके पास 3 मिनट्स है मैक्सिमम। और भाई जी, पहले तो मुझे बताएं 36 का आंसर किस पैराग्राफ में फॉलो करता है? सी में फॉलो करता है, परफेक्ट हो गया। तुम्हारी जो एक अंडरलाइन टेक्निक है कि आंसर सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, वो तो ओके हो गई है। अब मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है 36 का? ऑलराइट, ए इज वन ऑप्शन, व्हाट अबाउट अदर पीपल? Shazir says ए, ठीक है। ए के अलावा किसी ने कुछ और मार्क किए, एनीथिंग एल्स अदर देन ए? सबने मार्क किया? आपने क्या मार्क, कौन सा मार्क किया? एक ए और एक सी, ठीक है। आप फिर इसको मिसरीड कर रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, आपने समझना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अकॉर्डिंग टू द राइटर, मीन्स के राइटर के मुताबिक क्वेश्चन आपका ये है, द पर्पस ऑफ द ट्रायम्फल आर्चेज वॉज टू। जब भी पर्पस का वर्ड आता है तो होता है कि मकसद क्या है, एम क्या है। अब इन्होंने आर्चेस बनाए और आर्चेस का उन्होंने नाम दिया ट्रायम्फल आर्चेस। तो ये क्यों बनाए थे? और इससे पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है दी, इसका मतलब कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए थे। वो पर्पस अब क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया सी में है, तो हम सी में देखते हैं इसको, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू मैच द वोकैबुलरी। नाउ सी सेज the network of public Roman roads covered over 120,000 kilometers. Besides permitting the rapid development of troops and, more importantly, the wheeled vehicles which supplied them with food and equipment, Roman roads allowed for an increase in trade and cultural exchange. ये पहली 4 लाइनों में जो सम अप है, दो बातें। एक तो उन्होंने बताया कि ओवरऑल रोमियो ने अपने दौरे हुकूमत में 1,20,000 किलोमीटर तक की रोड्स बना दी थी। मीन्स अगर उसको काउंट करें तो काफी ज्यादा उस टाइम के दौर में। और रूमी जो है एक्चुअली जाने जाते थे अपनी जंग की वजह से। उनकी जो ये ट्रूप्स थे, बड़ी जल्दी पहुंच जाते थे जहाँ पे उन्होंने फाइट करनी होती थी। उसके बाद उस वक्त के अंदर भी उनके पास ऐसे कुछ व्हीकल्स थे जो कि व्हील्ड व्हीकल्स थे, जैसे गाड़ियां वगैरह। अब ऑब्वियसली अगर अच्छी सड़क होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे और नुकसान कम होगा। तो ये उनकी खासियत थी। इसके अलावा जब उन्होंने रोड्स बनाए तो इससे तजारत को भी जो है ना काफी फरोग मिल गया और कल्चरल एक्सचेंज हो गया, लोग भी आना जाना शुरू हो गए, रास्ता जो बन गया था। बिकॉज तो ये 4 लाइनों में ये लिखा हो। आगे लिखा है जी, अभी यहाँ पे आर्ट्स का कोई जिक्र नहीं आया। अब हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक इट ब्लू। Roads were also one of the ways Romans could demonstrate its authority. अब अपनी ताकत, अपनी आर्मी तो एक चीज थी, उन्होंने रोड्स को भी अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कैसे? ठीक है, ये हम लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं। उन्होंने इसको एज अ अथॉरिटी के तौर पे डेमोन्स्ट्रेट किया। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। फॉर दिस रीजन, अब इस ताकत को दिखाने के लिए कि यार हम ऐसा काम करें जो कोई भी नहीं कर रहा पूरी दुनिया में, फॉर दिस रीजन many roads began and ended in a triumphal arch. ले जी, ये मकसद यहां पे लिखा हुआ कि आर्च बने क्यों थे। जब भी वो कोई रोड बनाते थे, रोड के शुरू में और रोड के एंड पे एक ब्रिज सा बना देते थे रोड के ऊपर, जो कि एंट्रेंस होती है।
जिसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आजकल आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनती हैं, हर हाउसिंग सोसाइटी में जो मेन एंट्रेंस होती है उन्होंने उसकी एक एंट्रेंस रखी होती है। ठीक है, कुछ ने गेट्स बनाए, कुछ ने आर्चेस बनाए, आप समझ लें कि वही वाला सिस्टम है कि यार इस एरिया में एंटर हो रहे हैं तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो किस चीज के लिए उन्होंने बनाया था? अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए लिखा हुआ है, वो अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते थे। अब देखिए आपने दोबारा कनेक्टर मिस किया, ये कनेक्टर है, जैसे आपने पिछले वाले में ये मिस किया। तो लाइन जब शुरू होती है माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस, ये कनेक्टर्स हैं। अब अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा था, आंसर गलत था, ये चीजें नोट करने वाली हैं कि पिछली लाइन अगली लाइन से कनेक्ट कैसे हुई है। दिस इज वेयर द कनेक्टर कम्स इन। कनेक्टर सिर्फ वो नहीं है हाउ एवर, फॉर एवर, और ये जो हम मोर ओवर यूज करते हैं वो अपनी जगह पे हैं, ये वाले भी कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी रीजन से उन्होंने रोड्स को आर्चेस में कन्वर्ट किया। एंड द इंपीरियल प्रेस्टिज एसोसिएटेड विद द रोड प्रोजेक्ट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फैक्ट दैट रोड्स वर वेरी ऑफन नेम्ड आफ्टर द ऑफिशियल्स हु फंडेड देम। यहां पे उन्होंने जिक्र किया है, तो जिसने इस रोड को फंड किया था, जिसने पैसे दिए होते थे, जिस जनरल ने या जो भी है, उनका नाम उस आर्च के ऊपर लिख देते थे, ताकि वाजिया रहे कि किसने इसको बनाया। जो कि आजकल क्या होता है हमारे मौजूदा दौर में, क्या होता है, जो हुकूमत आती है, जो रोड बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहां पे तख्ती लगा देते हैं, इनॉग्रेशन होती है, उस वजीर का वहां पे नाम लिखा जाता है कि इस वजीर ने इस दौरे हुकूमत में ये चीज बनवाई थी। एग्री? कोई बिल्डिंग बनती है, कोई रोड बनती है, तो ये वो वाला काम है, ये प्रेस्टिज को फिर शो करता है। काम वही है जो पहले हो रहे थे, अभी भी वही हो रहे हैं। आप लोग जब ध्यान से पढ़ते नहीं है, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता, तो आपको समझ कुछ नहीं आनी, आपको लगेगा पता नहीं केड़ी गल करना चाहिए। दैट इज वाई द ट्रिक इज सिर्फ पढ़ा करें और वर्ड्स के मीनिंग पे काम कर लें, आंसर खुद ब खुद निकलेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं समझ नहीं आता तो वहीं पे प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट के आंसर, इट्स जस्ट वर्ड एंड मीनिंग। समझ? हाँ जी, यहां तक बात ओके, वी गुड? आपको क्लियर हो गया मिस्ट्री? तो इसका आंसर जो है ना ए से ही निकलेगा। ठीक है, अब अगर हम बाकी के ऑप्शंस को जरा जल्दी से रूल आउट कर दें, तो ए में तो लिखा हुआ है डिस्प्ले द पावर ऑफ रोम, ये तो आंसर है हमारा। सेलिब्रेट द ओपनिंग ऑफ द रोड, नो मेंशन। शो द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रोड्स, उसमें उस बंदे का नाम या उस शख्स का नाम था जो उसको फंड करता था, ना कि रोड का नाम। वैसे भी इसका ये मकसद नहीं था। क्वेश्चन है कि मकसद क्या था आर्चेस बनाने का। और डी में लिखा हुआ है प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, ये अगेन उन्होंने जो पैराग्राफ के शुरू में बात की है, मगर उसको उन्होंने आर्चेस के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने उसको रोड्स के साथ जोड़ा था। क्वेश्चन था कि आर्चेस क्यों बनाए गए हैं। हाँ जी, आर वी क्लियर? ठीक है, अब हमने सेक्शन सी पढ़ ली है, अब हम दोबारा अपनी मैचिंग पे चलते हैं। एनी क्वेश्चन मैचिंग विद सी? कौन कौन सा? 28 एंड 33 परफेक्ट हो गया, इसका आंसर भी सी है और इसका आंसर भी सी है। 28 में लिखा है द वेरियस फंक्शंस ऑफ रोमन रोड्स, हमने भी पढ़ा। वो अपने ट्रूप्स के लिए, उनको सप्लाईज के लिए, और बाद में ट्रेड के लिए और कल्चर के लिए, चार यूजेस लिखे हैं। ठीक है, ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, फिर उनको रसद पहुंचाई, मींस उनको सप्लाईज दी, फिर उसके बाद ट्रेड की और कल्चर, तो ये वेरियस फंक्शंस कवर हो गया, रोमन रोड्स का भी कवर होगा। हमारे पास क्लियर रेफरेंस है। 33 में लिखा है जी द टोटल डिस्टेंस वंस क्रॉस्ड बाय रोमन रोड्स, कि पूरी रोमी हुकूमत में डिस्टेंस कितना था, बिल्कुल फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा कि उन्होंने जितनी भी रोड्स बनाई इसका टोटल डिस्टेंस कितना बनता था। दैट इज 120,000 किलोमीटर्स। ऑलरेडी अब देखिए हमने तीन पैराग्राफ पढ़े, हमारे तीन एमसीक्यू सॉल्व हो गए और हमारे यहाँ से तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जिसमें ए में कुछ नहीं था, 31 बी में था, 28 और 33 सी में आ गया। और जैसा उन्होंने कहा था कि रिपीट हो सकते हैं, हमारा रिपीट भी हो गया। नाउ दिस इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप एक ही साथ मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, और आपको पता है कि ए बी और सी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और सी में भी उन्होंने रोड्स का क्रॉस सेक्शन नहीं बताया कि रोड्स के अंदर मटेरियल क्या यूज किया, इसके अंदर डायग्राम का आंसर वहां पे भी नहीं है। ऑलराइट जी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये उन्होंने ऑलरेडी रेफरेंस दिया है सेक्शन ई, इसका मतलब कि हम डी को छोड़ देंगे, सीधा ई पे जाएंगे, इसका आंसर निकालें, साथ ही मैचिंग देखेंगे, उसके बाद दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट्स या 3। जी माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37?
बी और सी में कंफ्यूजन है एंड शाज़रा इज सेइंग इट्स बी। अच्छा, बी और सी में कंफ्यूजन है तो सही कंफ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज जी, व्हाट कॉमन यूज ऑफ अ माइलस्टोन इज मेंशन्ड इन सेक्शन। ठीक है, अब माइलस्टोन तो उन्होंने दे दिया हमें, मगर उस पर कॉमन यूज का लिखा हुआ है। अब हम रोड्स की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने ट्रेवल तो किया होगा काफी दफा। आप अगर मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं या अगर आप जीटी रोड पे ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ किलोमीटर्स बाद उन्होंने कुछ तख्तियां लगाई होती हैं जिसपे वो बता देते कि अगला शहर कितने किलोमीटर बाद आएगा या कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। वो बेसिकली माइलस्टोन्स हैं। ठीक है, अब हमारे मौजूदा दौर में जो माइलस्टोन्स है उसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि कितना फासला रह गया आपका, उस पर सिर्फ ये डिटेल्स होती हैं। या कितने फासले बाद आपकी कोई आरामगाह आ रही है, कितने फासले बाद आपका कोई पेट्रोल पंप आ रहा है, कितने फासले बाद इंटरचेंज आ रहा है एंड सो ऑन। मेकिंग सेंस। और अब तो खैर वो भी डिजिटल हो गया, अगर वो रोड्स पे ना भी लगा हो तो आप अपने डिजिटल फोन पे देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर बाद क्या आने वाला है। ठीक है, मगर रोड्स के ऊपर जो ये माइलस्टोन्स लगे होते हैं आज के दौर में उनका मकसद ही है। हमने देखा है कि सेक्शन ई में इसका क्या लिखा हुआ और उन्होंने क्या व्हाट कॉमन। अगर माइलस्टोन के कुछ दो तीन चार पांच यूजेस देखें तो जो सबसे कॉमन वाला है ना वो इसका आंसर है, सारे नहीं होंगे। दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड। लेट्स गो टू सेक्शन ई। हमारे पास सेक्शन का डायरेक्ट रेफरेंस था, हम डी को स्किप करेंगे और ई पे आ जाते। ठीक है, अगर आपने ई सारा पढ़ा है तो आई थिंक आपको पता होगा कि आंसर इस सेक्शन के अंदर। मैं इसके ऊपर वाला छोड़ रहा हूँ। ओके, ठीक है, हम यहां से पढ़ते हैं। Roads were purposely inclined slightly from the center down to the curb to allow rainwater to run off along the sides. ये तो रोड के डिजाइन की बात हो रही है कि दरमियान से ऊंची है और साइडों से थोड़ी सी उन्होंने ढलान रखी है सो दैट वाटर स्किड हो जाए। Many also had parallel ditches. डिच क्या होती है? गड़े। ठीक है, ये हम सोशली भी यूज करते हैं। कभी सुना आपको किसने कहा "यार, मुझे उसने डिच कर दिया"? इसका क्या मतलब होता है? क्या कर दिया? इसका मतलब ये आम तौर पे कि मुझे छोड़ दिया किसी ने, मगर वैसे देखा जा सकता है कि मुझे खड्डे में फेंक दी, मुझे किसी ने डिच कर दी। ठीक है, हम सोशली यूज करते हैं। ठीक है, जेंजिस लोग हैं आप लोग। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो डिच इज बेसिकली गड़ा। बेसिकली उन्होंने सड़क के साइड पे कुछ इस तरह का सिस्टम रखा था कि अगर बारिश हो पानी आए, अब बोलते वो सड़क पे खड़ा ना हो, साइड्स पे बह जाए, और जब वो बहे तो वो इकट्ठा कहाँ पे हो, साथ साथ एक डिच गड़े चल रहे थे। ठीक है, नाले भी कह सकते हैं, नालियां भी कह सकते हैं आप। सो वैसे तो वो ट्रेंच होता है, वो फिर ट्रेंच होता है उसको जो हम नाले को कहते हैं। अच्छा जी, मैनी ऑल्सो हैड पैरेलल डिचेस। पैरेलल मीन्स रोड के साथ साथ चल रहे हैं। दैट कलेक्टेड रन ऑफ, एंड रन ऑफ मीन्स जो पानी गिरेगा उसके अंदर, एंड फॉर्म दैट ड्रेनेज कैनाल ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। हाँ जी, समझ आ गई? डन हो गया। A path of packed gravel of pedestrians typically ran along each side of the road, varying in width from 1 to 3 meters. ये उसने वैसे दे दिया। और आगे पढ़ते जाएं तो separating the path from the road were the curbstones, which were regular upright slabs. पूरी रोड की डेफिनेशन आ रही है, मगर ये रोड की वो वाली बातें बता रहे हैं जो रोड के ऊपर है। रोड के अंदर क्या वो नहीं बता रहा, क्रॉस सेक्शन नहीं है। Busiest stretches of main roads had areas where vehicles could pull over, and some of these had services for travelers. ये वही है जो आपकी आरामगाह आती है। यहाँ आपके स्टे स्टेशन आते हैं ऑन द हाईवेज, यहाँ पे आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। अब थर्ड लास्ट लाइन में माइलस्टोन्स का जिक्र आ गया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहां से एक्चुअली हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। माइलस्टोन्स were also set up at regular intervals along the road. अब समझ आ गया, माइलस्टोन्स तख्तियां लगी होंगी। एंड दीज ऑफ्टन रिकॉर्डेड। ऑफ्टन का क्या मतलब होता है? या ऑफन, अक्सर। ठीक है, अब मीनिंग गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ्टन एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज ऑफन। तो हम क्योंकि ब्रिटिश कोर्स कर रहे हैं, हम इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं। ऑफ्टन रिकॉर्डेड, इसका मतलब है कि रोड साइड पे जो तख्तियां लगी थी वो अक्सर ये रिकॉर्ड करती थी। अब हमारा कॉमन कवर्ड यहाँ पे मैच होगा, इसका सिनोनिम है।
who was responsible for the upkeep of the stretch of the road, कि इस रोड को मेंटेन करने के लिए कौन एलोकेटेड है। अपकीप मींस मेंटेनेंस, ठीक है। एंड व्हाट रिपेयर्स हैड बीन मेड, और हमने क्या क्या उसकी मुरम्मत की है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल और क्या क्या मुरम्मत की है, ये उन तख्तियों पे लिखा होता था। अब आप मुझे बताएं, बी है कि सी है? सी में लिखा है जी, नोटिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड। और बी में क्या लिखा है, हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ द रोड दैट नीडेड रिपेयर। तो ये तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जो रिपेयर्स हो गई हैं और जिसने की हैं उसका नाम, ना कि जो होने वाली है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हुई है तो ये समझ लें कि सिर्फ वर्ड्स ने और सेंटेंस के स्ट्रक्चर ने आपको डिस्टर्ब किया, अदरवाइज देयर वाज नो इशू। ए में लिखा है जी, इंडिकेटिंग ट्रेवलर्स द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, नो मेंशन। और डी में लिखा है जी, मेकिंग रेस्ट प्लेसेस अलोंग द रोड फॉर ट्रेवलर्स। रेस्ट प्लेसेस का जिक्र जरूर है, मगर माइलस्टोन्स को उसके साथ कोई लिंक क्रिएट नहीं किया उन्होंने। तो ये ऑप्शन आपकी पैसेज के अंदर लिखी है, मगर ना गलत है ना सही है, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक इसका रेफरेंस नहीं है। हाँ जी, आर वी गुड? सब एग्री हैं इसके साथ कि इसका आंसर सी कैसे है? ठीक हो गया। अब हम यहां से जाएंगे अपने इस सेक्शन पे दोबारा, और मुझे बताएं कि जो रिमेनिंग हमारे 3 क्वेश्चन है, किसी में ई का रेफरेंस है? हमने अभी सेक्शन ई पढ़ा है। हमने 28 का आंसर सी मार्क किया, हमने 31 का आंसर बी मार्क किया, और लास्ट वाले का सी किया। 3 सवाल रह गए और हमने अभी सेक्शन ई पढ़ा है। अच्छा, अब हम ई तक आ गए हैं। हमने पैराग्राफ ए, बी, सी और ई पढ़ा है, ठीक है। पीछे कितने बच गए हैं, डी और एफ। 3 सवाल बच गए हैं, तो अब 100% है कि ये तीनों सवाल डी और एफ में से किसी में, ठीक है। एमसीक्यू सॉर्ट आउट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम मैनेजमेंट आपके पास 2 ऑप्शंस है, यहां तक उन पैराग्राफ्स को पढ़ें और इसको सॉर्ट आउट कर लें। और अगर आपने अब सेक्शन ई में जब आंसर ढूंढ रहे थे, ये वाला मेंटेनेंस माइलस्टोन वाला, और आपने सेक्शन ई पढ़ा है और मैंने सेक्शन ई को हाफ पोर्शन पढ़ा है, और अगर आपने ये भी पढ़ा था, इस सेक्शन में एक्चुअली इसका जो क्रॉस सेक्शन है रोड का, इसमें डिस्कस्ड है रोड बनी कैसे, इसमें मटेरियल का जिक्र है। हम अब पहले क्या करेंगे, हम पहले जाके वो अपने डायग्राम को फारिग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने सेक्शन ई पढ़ा है, तो ये तो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं, तो फिर हम इस पैराग्राफ को एलिमिनेट करते ताकि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इस पोर्शन में आपके डायग्राम की तीनों आंसर्स हैं, ठीक है। आपने क्योंकि सेक्शन पढ़ लिया है, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दूंगा, मुझे ये तीनों आंसर्स चाहिए, ठीक है। 3 मिनट के बाद हम इस पर बात करते हैं। ऑलराइट जी, 38 का क्या आंसर है जी? फाइन ग्रेवल, परफेक्ट हो गया, फाइन ग्रेवल। और 39 का एनिमल्स, एंड 40th का क्रस्ट ब्रिक्स, परफेक्ट हो गया, ब्रिक कहेंगे ब्रिक्स, ठीक हो गया जी। ये तीनों आंसर आपको सेक्शन ई में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और कोशिश करता करिए मुझे 2 पेज पे मिल जाए, तो अच्छा पॉसिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपने मेरे साथ साथ है ना डायग्राम आप ओपन कर लें। शुरू किया ना जी। मेजर रोड्स वर अराउंड अ स्टैंडर्ड 4.2 meters wide, which was enough space for 2 vehicles to pass each other. First, a trench was dug in the earth, ठीक है। मीन्स के पहले सड़क में एक तो गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला काम। एंड अ लेयर ऑफ लार्ज स्टोन्स वाज यूज्ड टू फॉर्म द फाउंडेशन। और उस गड्ढे में मिट्टी के ऊपर सबसे पहले आपके लार्ज स्टोन्स रखे जाते हैं। अब अगर आप यहां से डायग्राम में जाएं, so you can clearly see a trench. Trench means
आपको रोड के ऊपर एक प्लेन सरफेस मिल रही है, ऐसे रोड बना हुआ है, ठीक है, मगर एक्चुअली रोड की बेस के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, ये ट्रेंच था। और ट्रेंच में सबसे पहले उन्होंने लार्ज स्टोन्स डाले, ये उन्होंने लिखा भी है, बेस बन गई, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर जो उन्होंने डाला उसको उन्होंने क्या किया। देन इट सेज फ्रॉम द फाउंडेशन, दिस वॉज फॉलोड बाय, दिस वॉज मीन्स इसकी बात कर रहा है, लेयर ऑफ फाउंडेशन के ऊपर क्या डाला, फॉलोड बाय a substantial deposit of smaller broken materials। वो कौन से थे, often crushed brick was used for this purpose। इसका मतलब है कि स्टोन्स के ऊपर क्रश्ड ब्रिक डाली थी। अब अगर यहां से आप डायग्राम पे जाएं तो हमने देखना है कि किस चीज को उन्होंने लेबल किया है। तो अगर आप डायग्राम को क्लोजली फॉलो करें तो ये स्टोन्स है, तो स्टोन्स के ऊपर वाला निशान ये एरिया है, लेयर ऑफ मटेरियल सच एस। यहां पे अगर आपको लग रहा है ये सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहा, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। तो एक्चुअली उन्होंने 40th का आंसर सबसे पहले दिया, क्रश्ड ब्रिक। गुड, ठीक हो गया। अब चलते हैं दोबारा डायग्राम पे, ओ सॉरी टेक्स्ट पे। क्रश्ड ब्रिक तक हम चले गए, अब आगे फिर वर्ड्स को फॉलो करना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, अब ये जो दिस है ये क्रश ब्रिक के लिए यूज हुआ है, और ये वाला जो दिस है ये स्टोन्स के लिए यूज हुआ है। अब देखें वर्ड एक ही है दिस, मगर सेंटेंस के मुताबिक वो दिस की पोजीशन चेंज करता जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोनाउन। अगर मैं आपको कहूं जी दिस, एक चीज की तरफ इशारा कर दूं, फिर अपना मैं इशारा चेंज करके दिस कर दूं, तो जब मेरा इशारा चेंज होगा, अगर आप मुझे फिजिकली देख रहे हैं तो मेरी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, मगर मैं वर्ड तो दिस ही यूज कर रहा हूं। तो विजुअल के साथ आपको पता है मैंने इशारा चेंज कर दिया, तो टेक्स्ट में कैसे पता चलेगा, टेक्स्ट में आपने सेंटेंस टू सेंटेंस चलना होता है। तो अब हमें पता गया कि स्टोन्स के ऊपर आ गए हमारे ब्रिक, और ब्रिक के ऊपर आ गया अ लेयर ऑफ फाइन ग्रेवल। अब अगर आप यहां से जाएं तो हमने देखना है क्या, किस उसने लाइन को इशारा किया अब इसकी तरफ। तो ये आपकी फाउंडेशन लेयर, ये आपकी ब्रिक लेयर, और ये वाली जो लेयर है ये उसने इधर इशारा किया। इट मींस फाइन ग्रेवल। अब इसको उसने न्यूक्लियस किया, ये न्यूक्लियस वाली बात अभी आई नहीं है, ये आगे आप लाइन पढ़ेंगे वहां पे क्लियर है, ठीक है। तो इसको उसने क्या, ये रोड का न्यूक्लियस बनता है फिर, मीन्स के रोड की मेन या अंदर की चीज है। अगेन इफ यू गो बैक, अब हम लाइन को कंटिन्यू करते हैं फाइन ग्रेवल से। अब इसका हमने पढ़ना है दिस अपर सेक्शन। अब ये वाला जो दिस है वो फाइन ग्रेवल के लिए यूज कर लिया उसने। दिस अपर सेक्शन ऑफ द रोड वॉज रेफर टू एज द न्यूक्लियस। अब वहां पे उन्होंने लिखा हुआ न्यूक्लियस वॉज मेड ऑफ या फ्रॉम फाइन ग्रेवल। मैच हो गया। अब हम एक्चुअली सीक्वेंस में जाते, सारी डिटेल उन्होंने सीक्वेंस में दिया है, बेस क्या बनी, उसके ऊपर क्या डाला, उसके ऊपर क्या डाला, एंड सो ऑन। अब आगे उन्होंने आखिरी बात की है, एंड फिर उन्होंने इसको सरफेस पे जो इसको प्लेन करने के लिए उन्होंने फिर ब्लॉक्स और स्लैब्स डाले। आपने कभी रोड कंस्ट्रक्शन तो देखी होगी आते जाते, तो सबसे जो आखिरी लेयर होती है हमारे यहाँ पे, वो जो कोल्टा डालते हैं लुक जिसको हम बोलते हैं, या बजरी, वो फिर उसको प्लेन कर देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल उसके फाइनल जिसको हम कहते हैं कि जी मीनाकारी, उसके फिर पेंट करके कैटाइस लगा के फिर उसको फिनिश कर देते हैं। गुड। तो ये जो प्लेन सरफेस उसके लिए उन्होंने ये स्लैब्स यूज किए। अब इन स्लैब्स में उन्होंने फर्दर कुछ और काम किया था, उन्होंने कहा था जी माउंटेन रोड्स might also have ridges running across the surface of the slabs। अगर स्लैब्स को प्लेन कर देंगे तो वो तो काइंड ऑफ स्लिपरी बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें रिजेस बना दिए। रिजेस का मतलब होता है कि उसमें ग्रूव्स बना दिए। ये जो लाइनें नजर आ रही है ना, ये प्लेन स्लैब नहीं है, स्लैब्स के अंदर जैसे उन्होंने कट लगा दिए छोटे छोटे, मगर वो जानबूझ के लगाए हैं ग्रिप करने के लिए, ठीक है। घर में आपने अक्सर वॉशरूम्स के बाहर मैट्स रखे होते हैं, एंट्रेंस पे रखे होते हैं। आज बारिश हो रही है, बाहर मैट्स रखे होते हैं, अगर फ्लैट सरफेस पे जाएंगे तो स्लिपरी का चांसेस है। आप देखेंगे अक्सर मैट्स पे ग्रूव्स बने होते हैं, ये वही चीज, रिजेस। क्यों बनाए हैं आगे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन स्लैब्स मे बी रिज्ड, उनमें कट्स लगे थे ताकि क्या करें। अब आगे बढ़ेंगे कि क्या करेगा वो। तो ओके जी,
उन्होंने बनाए रिजेस, और ये उन्होंने बनाए थे खासतौर पे माउंटेन रोड्स के लिए, ठीक है, टू गिव एनिमल्स बेटर ग्रिप, ताकि जो जानवर उस पर ट्रेवल करें या उस पर जब चलें तो वो स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिले। ओके हो गया। एंड हैव कट्स एंड रट्स कट इनटू द स्टोन टू गाइड व्हील्ड व्हीकल्स, वो फिर व्हीकल्स के लिए जो उन्होंने लादा सकते, मगर हमारा था कि ये रिजिस क्यों बने हमें। तो ये जो रिजिस थे बेसिकली ये एनिमल्स की बेटर ग्रिप के लिए थे। अब ये जो बेटर ग्रिप है ये हेल्प हो गई है, ये हेल्प के साथ उसने पैराफ्रेज किया। अब हेल्प किसको मिल रही है? हेल्प तो मिल रही है एनिमल्स को। दैट्स व्हाई द आंसर इज एनिमल्स। गाड़ियों के लिए उन्होंने रट्स बनाए थे, मगर एनिमल्स के लिए उन्होंने ब्रिज बनाए थे। गुड। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज एनिमल्स। अब आमतौर पे, अब आपको इसकी फाइनल टिप देने लगा, आमतौर पे जब भी आपकी डायग्राम आती है, डायग्राम आमतौर पे मोस्ट प्रोबेबली एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर होते हैं, वन पैराग्राफ, जैसे भी आपने देख ली, 3 4 या 5 क्वेश्चन आते तो वो एक ही पैराग्राफ से सॉर्ट आउट करवा देते हैं। उस पैराग्राफ में ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे भी हमने देखा, 40th का आंसर पहले आ गया, फिर 38 का आ गया, फिर 39 का आ गया। 38 और 39 देखिए ये सीक्वेंस में है, 40th बस थोड़ा सा आउट ऑफ सीक्वेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर इसकी टिप ये है कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपका एक ही पैराग्राफ में होता है। अब यहाँ पे एक एडिट टिप ले लें, आपके पेपर में 3 चीजें आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, जिसको हम बोल सकते हैं। एक आपकी होती है डायग्राम, जो कि यहाँ पे है, एक आपका टेबल, और एक आपका फ्लो चार्ट। ये 3 आपकी पिक्टोरियल फॉर्म्स आती हैं आइल्स के पेपर में। डायग्राम आपके सामने है, टेबल आपको पता है उसके रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर टेबल भी कभी आ जाए फिलअप करने के लिए, तो रीडिंग का पेपर कर रहे हैं तो समझ जाएंगे आंसर्स एक ही पैराग्राफ से निकल सकते हैं, कभी कभी दो में भी चले जाते हैं, मगर मोस्टली एक पैराग्राफ में। फ्लो चार्ट एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर आपको एरोस डाउनवर्ड नजर आएंगे, ऐसे करके बना होता है। तो इसमें फ्लो दिखाया होता है, आगे फिर इससे ऐसे शाखें निकलती हैं और इस तरह से बना होता है। तो जिसमें ऐसे एरोस डाउनवर्ड आ जाए वो फ्लो चार्ट होते हैं। तो आपका टेबल आ जाए, आपका फ्लो चार्ट आ जाए, आपकी डायग्राम आ जाए, इसकी टिप ये है कि मोस्टली एक ही पैराग्राफ में सारे आंसर होते हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉसिबल, मगर वो भी बहुत कम होता है, मगर एक में ही होता है। दैट्स अ ट्रिक, याद रहेगा। ठीक है जी। अब आपके सिर्फ 2 पैराग्राफ रह गए हैं, डी और एफ, और आपके रह गए क्वेश्चंस 3, ठीक है। अगेन 2 to 3 मिनट्स हैं, जल्दी से पढ़ें इसको, सॉर्ट आउट करें, फिर हम इसको फाइनल करके माइंड अप कर देते हैं। 2 to 3 मिनट्स। और जी 28 हमारा सॉर्ट आउट था। 29 का क्या आंसर है आपका? एफ करेक्ट है। रेफरेंस टू सम करंट रिमेन्स ऑफ रोमन रोड बिल्डिंग। रेफरेंस का मतलब हो गया हवाला। सम करंट रिमेन्स ऑफ रोमन रोड बिल्डिंग्स मीन्स जो उस दौर में बने हैं उनके कुछ बाकियात या कुछ खंडरात उनके रह गए हैं, ठीक है। एफ में आप कह रहे हैं सर जी फर्स्ट लाइन, चले जी एफ की फर्स्ट लाइन में चलते हैं। यहां पे लिखा जी लास्टिंग सिंबल्स, रिमेन्स की बात होगी, ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ रोमन इंजीनियर्स आर द मेनी आर्च्ड ब्रिजेस एंड वियाडक्ट्स स्टिल स्टैंडिंग टुडे। स्टिल भी आ गया, लास्टिंग सिंबल्स रिमेन्स आ गया, और उनकी तामीरात की बात हो रही है, दैट हेल्प अचीव द इंजीनियर्स स्ट्रेट लाइन गोल्स, ठीक है। ये वियाडक्ट्स वही होते हैं जो बीच में से आर्चेस बनी होती है, जो रास्ता होता है निकलने का, ठीक है, ब्रिजेस के दरमियान आपको नजर आ रहा है। सो हमारे पास एक डायरेक्ट रेफरेंस है 28 का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ओके जी, सॉरी 29 का था, 28 का मार्क हो गया सी, 29 का हो गया हमारा एफ, 30th का हमने ऑलरेडी मार्क किया था। नहीं ये तो भी करना है हमने, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रोड्स। हाँ जी, 30th का क्या आंसर है? पक्का? यही नहीं है? ठीक हो गया। इसके अंदर है प्रेपरेशन फॉर बिल्डिंग रोड्स। जो हमने ई में पढ़ा है वो तो रोड की बात है ना, पहले तो अपने जगह क्लियर करनी कि रोड बनाना कहाँ पे है।
तो डी में उन्होंने सारा लिखा है कि उन्होंने दरख्त काट दिए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। प्रेपरेशन फॉर द रोड्स, परफेक्ट हो गया। रेफरेंस बताएंगे कहां से शुरू हो रहा है? चलिए पहली लाइन से पढ़ लेते हैं जल्दी से। To achieve the objective of constructing the shortest routes possible between 2 points, all manner of engineering difficulties had to be overcome. Once extensively surveying had been carried out to ensure the proposed route was actually straight and to determine what various engineering methods were needed. Means कि जब सर्वे हो गया फिर उन्होंने क्या किया? Methods were needed: marshes to be drained, forests cut through, creeks diverted, bedrock channeled, mountainsides cut into, rivers crossed with bridges, valleys traversed with viaducts and tunnels. यहाँ पे इतनी ज्यादा वोकेबलरी है कि कमाल है। मार्शेस क्या होते हैं? सर वो जो रिवर्स के नजदीक एरिया, हाँ, एरिया कैसा होता है वो? सर वो डीप होता है, ड्राई होता है, बाय द वे वेट नहीं हाँ, होता है। आई थिंक दलदल को बोलते हैं। सर, दलदल इज मार्श, ठीक है, उसको सॉलिड करना होता है। अगर गलत हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। फॉरेस्ट का आपको पता है, क्रीक्स होती है जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, उसको क्रीक बोलते हैं, ठीक है। नदी, नदी से सुना है ना, उर्दू की किताब में पढ़े होगा कभी कभी, नदी के किनारे आना होता है, ठीक है। और बेड रॉक चैनल्ड, जो बेड रॉक है, ठीक है, उनको जरा अच्छे से उन्होंने किया। माउंटेन्स, अक्सर ये तो अब हम मोटरवे भी बनते देखते हैं, वो रास्तों को काट देते हैं। अगर आप पहाड़ों में जाते तो वो पहाड़ काट के उन्होंने रोड्स बनाए होते हैं। और रिवर्स क्रॉस्ड, उनके अंदर जो आप ब्रिज बना देते हैं, ये वही है ब्रिज। और वैलीज ट्रेवर्स्ड मीन्स कि उनको फिर सीधा हमवार किया। और वियाडक्ट्स बनाए मीन्स उनके दरमियान, और टनल्स जो आप किसी चीज के अंदर से गुजर जाते हैं। अगर आपने क्राक्रम हाईवे पे ट्रेवल किया है कभी तो उसमें टनल्स काफी ज्यादा बने हैं। विगड़, इसका मतलब है कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये रोड बनने से पहले की है, रोड तो इसके बाद बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि इसका रेफरेंस किधर है? हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, यस। किसकी? प्रेपरेशन फॉर बिल्डिंग अ रोड, सारा कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैच हो गया। सो आंसर फॉर 30th इज डी। 31 का आंसर हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया था, बी था। 32 हमारा रह गया, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। एफ में नेचुरल डिजास्टर कौन सा लिखा है वहां पे? लास्ट अर्थक्वेक लिखा हुआ है, ठीक है जी। कौन सी लाइन है सर जी? रिसेंटली ठीक हो गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन पढ़े तो किधर गया ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें सर? अच्छा ऊपर वाला, ठीक 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 ठीक। फर्स्ट की लास्ट लाइन, लेट्स टेक इट। ओके, रिसेंटली hit by earthquakes, it is now having to undergo restoration work to repair the effects। ये वही है जो उन्होंने पीछे बात की है उसकी, ब्रिजेस की और आर्चेस की। तो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट था, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर आ गया, ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि उसकी थोड़ी सी टूट फूट हो गई, तो वी नीड टू कवर इट अप। ऑलराइट, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमने बात शुरू की थी कि अगर आपके पास फुल लेंथ पैसेज है, चाहे एकेडमिक है चाहे जीटी का पेपर है, आमतौर पे इसके अंदर आपके पास 2 to 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप मैचिंग की आ गई, एक एमसीक्यूज की आ गई, एक आ गई डायग्राम की। आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपने देखना है कि कौन से क्वेश्चंस का डायरेक्ट रेफरेंस अवेलेबल है, वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें। जैसे इसमें एमसीक्यूज का डायरेक्ट रेफरेंस था, मगर जिस पैराग्राफ में आंसर है उस पैराग्राफ को पैरेलल सॉल्व कर लें, खासतौर पे अगर मैचिंग दिया हुआ है तो, क्योंकि मैचिंग जिगजैग आते हैं। अब हमने हर पैराग्राफ एक ही दफा पढ़ा है सिर्फ, उसको दोबारा नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने पैरेलल उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उसको सॉर्ट आउट किया। सो दैट इज द लाइक इफेक्टिव वे टू डील दिस काइंड ऑफ पैसेज, खास तौर पे जिसमें आपकी मैचिंग आ जाए, ठीक है। अगर इससे मैचिंग ना होते, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले ये एमसीक्यूज कर लेते हैं, एमसीक्यूज को करते करते आपको पता लगता है ये तो सेक्शन ई में डायग्राम में, डायग्राम कर लेते हैं, और मे बी इसने साथ कोई और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दे दी थी, फिर जो रिमेनिंग पैराग्राफ बचते थे आपने वो पढ़ लेने थे, फिर आपको उसका रेफरेंस मिल जाना था। हाँ जी, आर वी गुड? स्ट्रेटेजी समझ आ गई अटेम्प्ट करने की, और टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे हो सकती है? ठीक हो गया।